ओके, सो बजट 21 22, इसमें पहले बजट बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, बजट के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चंस वहां से भी बहुत आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से बहुत बनते हैं। और उसके बाद बजट के बारे में पढ़ेंगे 21 22 के बजट में क्या आया। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है बजट को लेके, तो फिर बजट समझने में आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता होना चाहिए टैक्सेस किस टाइप के होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट कैसे मेजर करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट कैसे मेजर करते हैं, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, तो फिर आपको बजट को, डॉक्यूमेंट को पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, कैसे बनता है, ये सब चीजें पता होंगी। ठीक है, तो बेसिक्स देख ली, सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे ये जो पिक्चर दी गई है इसलिए दी गई है क्योंकि पहले इस तरह के ब्रीफ केस में लाया जाता था बजट, लेकिन लास्ट ईयर से निर्मला सीतारमन ऐसे एक बैग में लेके आई। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस चेंज की उन्होंने। ठीक है, तो इस बैग को इससे रिप्लेस कर दिया। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बजट। ठीक है, तो यूनियन बजट क्या होता है, इट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बुगेट। ठीक है, ये आपका एक फ्रेंच वर्ड है बुजेट। ठीक है, BOUGETT, बुजेट। बुजेट से बजट आया। ठीक है, फ्रेंच वर्ड है बुजेट, वहां से बजट आया है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नई टर्म है हमने इजाद की हो, नहीं, ये बहुत पुरानी टर्म है आपकी। यहाँ देखो बुजेट, ये फ्रेंच टर्म है बुजेट। आप फ्रांस में जाओगे तो वहां पे लोग इसको बुजेट ही बोलते हैं, बजट नहीं बोलते हैं, बुजेट। उसको हमने चेंज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ये इसका ओरिजिन फ्रेंच वर्ड से है, तो बजट। ठीक है, अगर आप आर्टिकल इसके साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 112। बजट जो आपका प्रेजेंट किया जाता है वो अंडर आर्टिकल 112 किया जाता है। ठीक है, अब उसमें और भी आर्टिकल्स होते हैं आपका आर्टिकल, ठीक है, बाकी के 265 भी होता है, 266 भी होता है, लेकिन उनमें अलग चीज प्रेजेंट की जाती है। बजट के साथ ये दोनों भी आएंगे, 265 266। ठीक है, तो उनकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो बजट से डील करता है आर्टिकल, वो आर्टिकल आपका 112, ये आपको याद रखना है पेपर के लिए, ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। वैसे देखो, बजट का, बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, बजट वर्ड इज नो वेयर यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम यूज करते हैं वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट वर्ड कहीं पे भी आपका, बस अपनी सहूलियत के लिए हम बजट वर्ड यूज कर लेते हैं, अदरवाइज बजट जैसा कोई भी वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये इनफॉर्मली हम यूज करते हैं। वर्ड मेंशनड इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट वर्ड कहीं पे यूज नहीं है, जो अगर उसको लॉजिकली हम देखें तो उसके लिए आपको AFS वर्ड यूज करना चाहिए। ठीक है, ना कि बजट। ठीक है, बजट सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था आपका। ठीक है, अभी थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। अप्रैल 7 1860 सबसे पहले। ठीक है, 1860 ब्रिटिशर्स का राज था उस समय। जेम्स विल्सन ने बजट को सबसे पहले, ये भी आपको याद रखना है। तो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पहले बजट का प्रेजेंट किया गया था इंडिया। ठीक है, तो ये आपका जेम्स विल्सन ने किया था 1860 में। ठीक है, अब देखो 2000 तक, टिल 2000, बजट जो है आपका 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था, और वो भी लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, यानी 28 को किया जाएगा या 29 को किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका लीप ईयर है तो 29 को होगा, या फिर आपका 28 को होता था, और वो भी 5 बजे होता था। 5 बजे क्यों होता था, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा था, ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे वहां पे मॉर्निंग होती थी। ठीक है, 5, हमारे यहाँ 5 बज रहे होंगे तो वहां पे मॉर्निंग होगी। ठीक है, तो उनके लिए ये क्या था, ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था, क्योंकि पहले हम पे ब्रिटिशर्स ही राज करते थे। तो वो इस तरह से बजट को पेश करते थे कि वहां पे मॉर्निंग में उनको पता रहे। ठीक है, वहां पे तो मॉर्निंग हो रही होती थी, यहाँ पे 5 बजे पेश करते थे, उनके लिए मॉर्निंग वाला टाइम सही रहता था। तो ये प्रैक्टिस यहाँ तक चली आ रही थी 2000 तक।
हम 5 बजे ही बजट को लेके आते। लेकिन फिर हमने सोचा कि यार ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से, उन्होंने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको किया था प्रेजेंट, क्योंकि वो वहां पे तो मॉर्निंग होती थी ना, तो इसलिए हमने फिर इसको चेंज करके टाइम को 2001 में चेंज किया। 2001 में हमने बजट का टाइम चेंज किया और बजट 2001 से 11 AM पे इंट्रोड्यूस होता है। पहले तो हम ब्रिटिशर्स वाली प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसको क्यों फॉलो करें हम अपने यहाँ पे, अब मॉर्निंग में बजट आपका इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, 11 AM पे। प्रीवियस स्लाइड्स, कौन सी स्लाइड चाहिए मुशारत? विच स्लाइड्स यू वांट? मुशारत, विच स्लाइड यू वांट? फर्स्ट स्लाइड। दिस वन, ओके, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो जो बजट है ना आपका, देखो बजट पहले आपका आज की डेट में ना, अभी इसमें और चेंजेस आए हैं, जैसे जैसे हमारा प्रॉब्लम्स जो थी बजट में, उनको धीरे धीरे हमने सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया है। आगे आप देखना बजट काफी, मतलब कि पहले जैसा था उससे काफी डायनेमिक हो गया है आजकल। रेलवे बजट को भी हमने मर्ज कर दिया है, हमने 1 महीना उसको एडवांस कर दिया है बजट का प्रेजेंटेशन, प्लैंड अनप्लैंड को खत्म कर दिया, वो आगे हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो बजट जैसा पहले था उससे काफी चेंज हो चुका है आज के डेट में, तो वही कैसे चेंज हुआ है वही हमें पहले देखना है, ठीक है। तो आज की डेट में हम कितने बजे प्रेजेंट करते हैं बजट को? 11। लेकिन पहले क्या था, हम लास्ट वर्किंग डे को करते थे, अब हमने इसको भी चेंज कर दिया है। अब हम डे फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को करते हैं। 1 महीना हमने पहले कर दिया, क्यों किया 1 महीना पहले वो सब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी, आपको समझ आ जाएगा कि हमने फर्स्ट वर्किंग डे को क्यों किया है, ठीक है। आगे जब आप, अभी हम स्लाइड्स पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। स्लाइड्स में सब कुछ मैंने लिख दिया है। तो ये आपका कुछ बजट के बारे में, ठीक है, बजट पहले कब होता था अब कब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया वो दिया आपके किस पे? रेलवे पे, ठीक है। ब्रिटिशर्स का मेन एम क्या था कि हर जगह पे इंडिया में हर कोने में, एवरी नुक एंड कॉर्नर हमारा सामान पहुंच जाए, जो उनके मशीन मेड गुड्स थे। साथ में अगर कहीं पे भी रिवोल्ट वगैरह जैसा कुछ हो तो हमारी जो आर्मी है, ठीक है, जो हमारे पुलिस है, मिलिट्री है, वो तुरंत पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने रेलवे बनाई, कोई इंडियंस के लिए थोड़ी ना बनाई थी कि इंडियंस ट्रैवल कर सके अच्छे से। उन्होंने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए और कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए बनाई, ठीक है। खुद के कमर्शियल इंटरेस्ट थे और कॉलोनियल इंटरेस्ट, अपनी कॉलोनी को बचा के रखना था, ताकि कोई भी रिवोल्ट हो उसको तुरंत दबा सके। वो अलग बात है कि इंडियंस ने उसका फायदा उठाया, कांग्रेस ने फायदा उठाया, इधर उधर सब लोग जाते थे, कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन होते थे, ठीक है, मीटिंग होती थी कांग्रेस की, लोग मिलते थे अलग अलग जगह के, ठीक है। इससे क्या थॉट्स आपकी एक्सचेंज होती थी, लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आती थी कि ब्रिटिशर्स तो हमारा क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। वो अलग बात है कि रेलवे का हमने अपने लिए फायदा उठाया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए नहीं बनाए थे। और उस समय कौन टिकट चेक करता था? घुस जाओ कहीं पे भीड़ में, ठीक है। और ऐसे करके रेलवे से आना जाना आसान हुआ। और आपको पता है कांग्रेस की क्या खास बात थी, कि जहां पे भी वो अपनी मीटिंग रखती थी वो वहां के को किसी को हेड नहीं करने देती थी, बाहर के को किसी को बुलाती थी दूसरी जगह पे। क्यों? ताकि अलग अलग जगह के लोग मिल सके और ऐसा दिल में ना जाए कि ये एक कांग्रेस जो है लोकलाइज्ड पार्टी। तो इस वजह से कांग्रेस आपकी काफी आगे तक गई, रेलवे का यूज करके, ठीक है, लोगों में थॉट्स का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। उस समय मोबाइल फोन तो थे नहीं, ठीक है, तार वार लिखते थे, अब तार कितने लिखोगे, पर्सनली मिलना अलग चीज होती है। तो रेलवे का इस तरीके से लोगों ने यूज किया, लेकिन रेलवे ने हमारे यहाँ पे आर्टिजन्स को बर्बाद कर दिया। क्यों? आर्टिजन्स हैंडीक्राफ्ट वाले आइटम्स बनाते थे, हैंडमेड, इनको बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां से फिनिश्ड गुड्स आते थे मशीन मेड, लोग वो खरीदने लग गए। अब जो मशीन मेड होंगे उनमें ज्यादा, वो ज्यादा बेटर दिखते हैं ना, उनमें फिनिशिंग अच्छी होगी। और इनको कौन देता था? पेट्रोनेज। इनको पेट्रोनेज आपके देते थे जो उस समय क्या थे, हमारे यहाँ के राजा महाराजा होते थे।
प्रिंसली स्टेट वाले, लेकिन वो खुद किसके टुकड़ों पे चल रहे थे, वो खुद ब्रिटिशर्स के टुकड़ों पे चल रहे थे, सब्सिडियरी अलायंस। और आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इन्होंने उनका राजपाट छीन लिया था। ये आपने पढ़ा होगा इसमें हिस्ट्री। तो रेलवे ने बेसिकली, रेलवे का मेन मोटिव क्या था, कमर्शियल इंटरेस्ट था। तो इन्होंने रेलवे पे सबसे ज्यादा, इनका बजट का पार्ट जो खर्च होता था वो रेलवे पे खर्च होता था। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है, सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च होता था, रेलवे पे। इसलिए रेलवे का बजट सबसे ज्यादा था, इसलिए रेलवे के बजट को इन्होंने अलग कर दिया। सबसे ज्यादा खर्चा रेलवे पे होता था और किसी पे नहीं, इरिगेशन वगैरह पे बहुत कम खर्चा होता था। तो इसलिए एक कमेटी थी, एक्वर्थ कमेटी, 1921 में। उसमें ब्रिटिश रेलवे इकोनॉमिस्ट थे विलियम एक्वर्थ। उन्होंने रेलवे को, क्या है, रेलवे का बजट काफी बड़ा था, रिओर्गेनाइज हो चुकी थी, तो रेलवे के फाइनेंसेस सेपरेट कर दिए गए और जनरल गवर्नमेंट से 1924 में। तो 1924 से दो बजट आते थे, पहले तो एक ही आता था। 1924 से दो बजट आने लगे, एक आने लग गया जनरल बजट और दूसरा आने लग गया रेलवे बजट। ये दोनों आने लगे, लेकिन 2017-18 में, 2017-18 में हमने इन दोनों को वापस से मर्ज कर दिया। इन दोनों को वापस से मर्ज कर दिया। ये लिखा है ना, टिल 2016 तक रही है प्रैक्टिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने अलग क्यों किया था, आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन्होंने अलग क्यों किया था, अलग इसलिए किया था क्योंकि रेलवे पे सबसे ज्यादा खर्चा होता था। लेकिन आज की डेट में रेलवे से ज्यादा तो हमारा और चीजों पे खर्चा हो रहा है, डिफेंस वगैरह पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, और जगह बहुत सारी जहाँ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो क्या हम सबके लिए अलग अलग बजट बनाएंगे? तो वो वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना, कि एक रेलवे पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है इसलिए उसके लिए बजट अलग होना चाहिए। आज की डेट तो रेलवे से ज्यादा खर्चा और बाकी चीजों पे हो रहा है, और सेक्टर्स पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसलिए हमने रेलवे बजट को मर्ज कर दिया। और रेलवे बजट जब अलग होता था तो उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलती थी, पॉलिटिसाइजेशन होता था। अगर कभी आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बनी, तो जो कोलिशन गवर्नमेंट में पार्टनर होता था वो हमेशा रेलवे मिनिस्ट्री मांगता था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गवर्नमेंट बॉडी है रेलवे, वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन चलता है। ठीक है, वहां पे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इधर उधर, ठीक है, बहुत बड़ी बॉडी, रिक्रूटमेंट में, इन सब में वहां पे बहुत पैसा है। तो इसलिए वो कभी सुधर ही नहीं पाया रेलवे, फिर किराया कभी नहीं बढ़ता था उसका। ठीक है, क्योंकि वहां पे वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती थी कि हम तो रेलवे मिनिस्टर है, हमें वोट दिया गया, हम तो नहीं बढ़ने देंगे किराया। लेकिन इसलिए रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया। आगे हम देखेंगे कि क्यों मर्ज किया गया, यही सब पॉइंट्स है। लेकिन मर्ज करने के पीछे कारण क्या है? एक तो रेलवे आज सबसे बड़ा रहा नहीं जिसका बजट सबसे ज्यादा होता है, उसके अलावा और सेक्टर्स का बजट ज्यादा होता है। हम देखेंगे जब कि डिफरेंट सेक्टर्स को कितना पैसा दिया गया है, वहां देखना आप, रेलवे से ज्यादा तो बाकी सेक्टर्स को दिया गया है। दूसरा, इससे रेलवे का पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे देखेंगे मर्ज कर क्यों मर्ज किया, उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, इसमें लिखा भी है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मर्ज द रेल बजट with the union budget from the budget year 2017-18. The merger of railway budget with general budget is based on the recommendation of the Shri Vivek Dev Roy. ठीक है, इकोनॉमिस्ट है श्री विवेक देव रॉय। इन्होंने काफी अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस दिए और इन्होंने वही पॉइंट बताए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि रेलवे बजट को मर्ज करने के बाद क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, वो डिटेल में हमारा अलग से टॉपिक आएगा। ठीक है, पहला टॉपिक तो ये है हमारा बजट में, पहला रिफॉर्म तो ये हो गया। पहला रिफॉर्म क्या हो गया, बजट को आपने मर्ज कर दिया, रेलवे एंड जनरल बजट। सेकंड रिफॉर्म, प्लैंड और अनप्लैंड को आपने खत्म कर दिया। पहले दो तरह के चीजें होती थी, प्लैंड एंड अनप्लैंड। जैसे ये बजट है आपका, ठीक है, ये आपका बजट है। बजट में से जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर, वो दो पार्ट में डिवाइड होता था। एक प्लैंड में
और एक अनप्लैंड। एक प्लैंड में डिवाइड होता था, एक अनप्लैंड में। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम किससे थी? ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम किससे? प्लैंड्स। क्यों थी आगे देखेंगे डिटेल में इसको। दूसरा दूसरा रिफॉर्म को आगे डिटेल में, पहले चार आपको रिफॉर्म बता देता हूँ। तीन, ये जो मेन तीन रिफॉर्म हुए, ठीक है, ये तीन रिफॉर्म, ये तीन रिफॉर्म हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इससे आपके मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला है आपका मर्जर। सेकंड है प्लैंड और अनप्लैंड। प्लैंड की वजह से, प्लैंड कौन सा होता है? जो 5 ईयर प्लान के लिए पैसा दिया जाता है, या हर साल जो स्कीम्स वगैरह के लिए थोड़ा पैसा दिया जाता है, ठीक है, हम देखेंगे। प्लैंड में 5 ईयर प्लान वाला पैसा होता था। अनप्लैंड में, जो अनप्लैंड है, जैसे मान लो मैं हूं, एक कोई हाउस होल्ड है, कोई भी घर है, हाउस होल्ड, जब हमने प्लान किया कि मान लो आपके पेरेंट्स ही हैं, चलो मान ले आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने प्लान किया कि इस साल 2 लाख 2 लाख बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। ये प्लान है, पहले उन्होंने प्लानिंग कर ली, तो इसके लिए 2 लाख वो अलग रख देंगे, दैट इज प्लान। लेकिन उसके अलावा मान लो आपके घर में कोई बीमार हो जाता है। अब बीमार तो किसी कोई बता के नहीं होता ना, किसी को पता नहीं होता ना कि मुझे बीमारी हो जाएगी। कोरोना आ गया, इन पे जो खर्चा होगा, जो आपको नहीं पता कि कब कितना खर्चा हो जाएगा, वो अनप्लान्ड होता है। जैसे कल को इंडिया और चाइना वॉर हो गया, या इंडिया और पाकिस्तान वॉर हो गया, ये प्लान्ड नहीं है, दैट इज अनप्लान्ड। लेकिन मुझे किस स्कीम को कितना पैसा देना है, किस स्टेट को कितना पैसा देना है, प्लान्स के लिए कितना पैसा देना है, डेवलपमेंट, वो प्लान्ड है, वो पहले से प्लानिंग होती है। लेकिन जो चीजें आपकी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जिनके लिए पैसा कभी, अभी जैसे कोरोना आ गया, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, बैंक्स को भी रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा, ये क्या है? ये अनप्लैंड। तो प्लान्ड मतलब जिनकी आप पहले से प्लानिंग करके रखते हो। अनप्लैंड जो आपको नहीं पता लेकिन खर्चा होगा ही होगा, अनप्लैंड, ठीक है। तो ये आपका दो तरीका था, तो इनको अब एक ही तरीके से कर दिया, अब सिर्फ एक्सपेंडिचर रह गया, प्लान्ड अनप्लैंड खत्म कर दिया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। अभी के लिए हम आपको अभी तो हम वैसे इसका वो देख रहे हैं आज, इंट्रोडक्शन। ये दूसरा रिफॉर्म है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है जो मैंने अभी आपको बताया, कि अब हमने बजट की जो प्रेजेंटेशन डेट है, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बता रहा हूँ इसको। ये सब डिटेल में आएगा आगे, डोंट वरी, ठीक है। आप जब बजट आपका कंप्लीट होने वाला होगा, आप खुद एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हो, ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपको सब पता होगा कि बजट में क्या होता है, क्यों बजट लाया जाता है, कैसे टैक्सेस लगाए जाते हैं, क्यों दिक्कत होती है टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या दिक्कत है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या दिक्कत है, शेयर्स पे किस तरह से टैक्सेस लगते हैं, कमोडिटीज पे किस तरह से टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी में क्या प्रॉब्लम है, सब आपको पता होगा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट आपका किया गया, बजट प्रेजेंटेशन डेट एक महीने पहले आपने एडवांस कर दी। पहले आप 28 या 29 को करते थे, और ये बहुत अच्छा आपका एक रिफॉर्म है। अब आप करते हो 1 और अगर 1 को वर्किंग डे नहीं है, सैटरडे संडे है, तो फिर 2 को या 3 को, जो भी है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब। अब आप ये मत बोलना सर पहली को तारीख को छुट्टी हुई फिर क्या करें, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब। अगर 1 तारीख को छुट्टी है तो 2 को कर देंगे, 2 को छुट्टी है तो 1 को कर देंगे, और 1 और 2 की दोनों की छुट्टी है तो 3 को कर देंगे, ठीक है। 2 दिन से ज्यादा तो छुट्टी आई भी नहीं करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्किंग डे, ये 3 रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। इन 3 रिफॉर्म ने काफी चीजें आसान कर दी है बजट को। इस थर्ड रिफॉर्म की वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ है, थर्ड रिफॉर्म की वजह से, कि अब आपको वोट ऑन अकाउंट नहीं लेना पड़ता। ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है वोट ऑन अकाउंट, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि वोट ऑन अकाउंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ वोट ऑन अकाउंट समझाने लगूंगा तो ये पूरी क्लास उसी में चल जाए। आगे आएगा वोट ऑन अकाउंट, ये सब आएंगे आगे, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा आपको, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। टेंशन वैसे भी नहीं लेनी चाहिए जिंदगी में, ठीक है।
सो फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने प्रेजेंट किया था, ये भी आपके लिए काम का है, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। आर के सनमुखम चेट्टी, आर के सनमुखम चेट्टी, ठीक है। कब थे फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने नवंबर 26 1947 को पहला आपका इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट प्रेजेंट किया, ठीक है। ये भी याद रखना प्रीलिम्स के लिए। मैं ये यूपीएससी नहीं पूछेगी ना, आपका जीपीएस पूछेगा। बाकी और एग्जाम होते हैं ना फालतू के, उनमें छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, ठीक है। नौकरी तो नौकरी अब लगनी तो है ही, आजकल वैसे इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, सब तो आप आईएएस केएस नहीं बन सकते ना। गवर्नमेंट जॉब कोई भी लग जाए आजकल बहुत बुरा हाल है, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा तो आपका कम से कम जॉब लगने के बाद है ना आधी टेंशन खत्म हो जाती है, फिर आप आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत टाइम होता है। ओके, आगे देखो। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, तीनों प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया, ठीक है। मोरारजी देसाई जो थे आपके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट किया 10 बार, 10 टाइम्स, मोरारजी देसाई, ठीक है। इनके बाद पी चिदम्बरम आते हैं, कांग्रेस के खास, इन्होंने 9 टाइम्स किया। उसके बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, इन्होंने 8 टाइम्स किया। तो 10 मोरारजी देसाई, 9 पी चिदम्बरम एंड 8 इज योर प्रणब मुखर्जी, ठीक है। ये भी आपको डेटा याद रखना है, ठीक है। केसी नेगी, ठीक है। केसी नेगी क्या थे, सिर्फ 35 दिन के लिए आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब केसी नेगी पे रिसर्च मत करने लग जाना, ठीक है। ये भी ज्यादा लिखा है मैंने, ये इतनी जरूरत थी नहीं। उन्होंने वो सिर्फ 35 दिन के लिए थे, तो उन्होंने कोई भी बजट प्रेजेंट नहीं किया। अगर कभी पूछ ले कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने कभी बजट प्रेजेंट नहीं किया, तो वो केसी नेगी थे। इंदिरा गांधी पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर थी, ठीक है, टू प्रेजेंट द बजट ऑन February 28 1970, ठीक है। निर्मला सीतारमन सेकंड वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। तो पहली इंदिरा गांधी थी, दूसरी निर्मला सीतारमन, ओके। ये फैक्ट्स है, इनमें कोई वो नहीं है कुछ। ये देखो अगला पॉइंट जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ब्राउन बजट ब्रीफकेस, सीतारमन held a red parcel like bag with a keyhole on the emblem बही खाता ड्यूरिंग 2021 बजट। पिछले साल से उन्होंने शुरू किया, ठीक है। वो रेड कलर का बैग मैंने आपको दिखाया था सबसे पहले। ये दूसरी डिफेंस मिनिस्टर थी, सेकंड वुमेन डिफेंस मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी। देखो इंदिरा गांधी डिफेंस मिनिस्टर भी थे, इनके पास वो पोर्टफोलियो था, लेकिन इंदिरा गांधी क्या थी, इंदिरा गांधी फुल टाइम नहीं थी, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो था उनके पास। लेकिन सीतारमन दूसरी डिफेंस मिनिस्टर है जिन्होंने इंदिरा गांधी के बाद ये पोर्टफोलियो संभाला 1980। इंदिरा गांधी 1982 में थी, ठीक है। लेकिन निर्मला सीतारमन जो डिफेंस मिनिस्टर थी फुल टाइम थी, निर्मला सीतारमन फुल टाइम थी, सेकंड वुमेन डिफेंस मिनिस्टर है लेकिन फुल टाइम थी, ठीक है। लेकिन जो इंदिरा गांधी है आपकी, वो आपकी क्या थी, वो फुल टाइम नहीं थी। इंदिरा गांधी आपकी फुल टाइम, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी डिफेंस मिनिस्टर थी जिसने उस समय बजट पेश किया, मतलब इंदिरा गांधी डिफेंस मिनिस्टर होते हुए। और यहाँ पे आपकी निर्मला सीतारमन सेकंड ऐसी डिफेंस मिनिस्टर थी जिन्होंने बजट आगे पेश किया, क्योंकि पहले ये आपकी डिफेंस मिनिस्टर थी, लेकिन ये फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर थी, ठीक है। ठीक है, 1973-74 का बजट जो है उसको ब्लैक बजट बोला जाता है, ये भी याद रखना। ब्लैक बजट कौन से बजट को बोला जाता है, 1973-74 के बजट। क्यों, क्योंकि उस समय डेफिसिट आपका 550 करोड़ था। आप सोचो 1973-4 में 550 करोड़ की क्या वैल्यू रही होगी।
उस समय आपका डेफिसिट इतना था, यानी कि आपने बहुत सारा पैसा उधार लिया था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था आपको पता है, 1971 में वॉर, ठीक है, उसकी वजह से। ठीक है, अब देखो मनमोहन सिंह जो थे आपके, उन्होंने सर्विस टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। आज की डेट में आप खाना वगैरह खाने कुछ भी जाते हो, ठीक है, उस पर सर्विस टैक्स लगता है। तो जीएसटी में चला गया सब, उस पर सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है, जीएसटी में चले गए हैं बहुत सारे टैक्सेस, वो आगे देखेंगे। तो मनमोहन सिंह ने ये इंट्रोड्यूस किया था। फिर वीपी सिंह थे आपके फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉड वैट। ये सब चीजें आपको क्लियर कब होंगी, जब आपको जीएसटी क्लियर होगा। जब जीएसटी पढ़ेंगे तब हम मॉड वैट पढ़ेंगे, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। दीज आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन इसके लिए आपको जीएसटी जब पढ़ाऊंगा वहां पे ये मॉड वैट पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको इनपुट क्रेडिट सिस्टम समझना पड़ेगा, इनपुट क्रेडिट सिस्टम। तो इनपुट क्रेडिट सिस्टम पढ़ने के लिए हम जीएसटी में जाना पड़ेगा। तो जब जीएसटी में जाएंगे उसी के साथ मॉड वैट कवर होगा। अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, मॉड वैट किसने इंट्रोड्यूस किया, वीपी सिंह ने, ठीक है। अब आपका मॉड वैट हट गया है क्योंकि अब सब जगह पे जीएसटी आ गया, ठीक है। और राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, सारे टैक्सेस आपके आगे डिटेल में आएंगे, टैक्स टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वहां पे पूरे विद एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे मैट लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, सब चीज, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है किसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन में, फिर आगे ये चीजें डिटेल में आएंगी। ओके, तो इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें सर ने यहाँ एक्सप्लेन नहीं की। अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में, आज इंट्रोडक्शन में शायद डेफिसिट तक पहुंच जाए, उसके बाद ये डिटेल में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए टाइम लगता है बजट में, क्योंकि बजट में आपको पहले इंट्रोडक्शन तो चलो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन समझाने में टाइम लगता है, सारी चीजें समझने वाली है, ठीक है। अब आ जाओ एनुअल इंट्रोडक्शन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम एंटर कर गए बजट में, ठीक है, वो खत्म हो गया। अब हम बजट में एंटर कर गए। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वी आर इन बजट। तो अब देखो बजट होता क्या है, बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स। वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेटेड, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट होता है, रिसिप्ट्स नहीं होता है, रिसीट होता है, पी इज साइलेंट, पी इज साइलेंट, हो सके। So estimated receipts and expenditure of the government for the financial year। और फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से चलता है, 1 अप्रैल से, किसी भी साल का 1 अप्रैल, और नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च। जैसे अभी हमारा जो बजट आया वो क्या है, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक। अब एस्टिमेटेड वर्ड क्यों यूज किया गया होगा, इसलिए यूज किया गया होगा कि यहाँ पे मैंने बजट यहाँ पे पेश किया, लेकिन वो डेटा मुझे इस पूरे साल का दे रहा है कि इस साल में हमारे पास कितने टैक्सेस आएंगे और कितना खर्चा होगा, मतलब रेवेन्यू कितना होगा और एक्सपेंडिचर कितना होगा, रिसीट और एक्सपेंडिचर। रिसीट कितना पैसा आएगा और कितना खर्चा होगा, लेकिन ये कौन से साल का दे रहा है, अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का। तो नेक्स्ट ईयर का एक्चुअल तो आपको नहीं पता, एक्चुअल आपको नहीं पता ना। अब जैसे पिछले साल हमने जो भी डेटा रखा होगा, क्या वो उतना हमें अचीव हुआ होगा, नहीं, किसको पता था कि कोरोना आ जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो नेक्स्ट ईयर का बजट जब भी दिया जाएगा, अभी हमने 21-22 का दिया है, हम आगे का देते हैं एडवांस बजट, ये होता है अगले साल का होता है बजट, ये हमेशा एस्टिमेटेड होगा। अब जब ये बजट हमने फरवरी में लेके आए होंगे, हम इसको बजट को जब फरवरी में लेके आए होंगे, तो पिछले साल का 20-21 का हमें उस समय फरवरी तक डेटा पता चल गया होगा कि हमने कितना पैसा पिछले साल में आया।
क्योंकि 2021 का फैब उस समय आ गया होगा, 21 का फैब आ गया होगा, तो उसका फिर हम उसमें रिवाइड डाल देते हैं। और जो इससे पिछले साल का है 19 और 20, उसका तो हमें अब सब कुछ पता है, तो उसका हम एक्चुअल डालते हैं। इस चीज को समझो, जो बजट होता है उसमें 3 साल का डेटा होता है हमेशा। बजट डॉक्यूमेंट आप जब भी देखोगे, अगर आपने इस साल का देखा तो उसमें 3 साल का डेटा होगा, अगले साल का, पिछले साल का और उससे पिछले साल का। अगले साल का हमेशा एस्टिमेटेड होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीडीएस में एक बार कि बजट में क्या क्या होता है, तो अगले साल का एस्टिमेटेड होता है हमेशा, क्योंकि उसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन आपने फैब में बजट लेके आए, फैब 21 में, फैब 21 में लेके आया बजट, उस समय तक आपको 20-21 वाले का पूरा नहीं पता। पूरा कब पता चलेगा? 21 में, 21 वाले का, 20-21 वाले का मार्च में। लेकिन 1 महीना तो अभी बचा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, 11 महीने का तो हमें पता चल ही गया ना, तो उसको डिवाइड कर देते हैं कि जितना हमने सोचा था उससे कितना डिफरेंस रहा। लेकिन उससे जो पिछला साल है उसका हमें सब कुछ पता है, क्योंकि 20 वाला मार्च निकल चुका है, 21 वाला मार्च नहीं निकला, क्योंकि फेब में ही बजट आ गया। तो डेटा जो होता है 3 साल का होता है हमेशा, नेक्स्ट ईयर का, उससे पहले वाले ईयर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, और उससे प्रीवियस ईयर का। इसके बारे में हमें सब कुछ पता है, तो इसका एक्चुअल एस्टिमेट्स डालते हैं। इसके बारे में हमें 1 महीने का नहीं पता होता है मार्च का, इसलिए इसके डिवाइड डालते हैं। और फिर इसका हमें कुछ नहीं पता, तो इसका एस्टिमेट डालते हैं। फिर इससे अगले साल बजट जब आएगा तो हमारे पास इस साल का एक्चुअल आ जाएगा, इस साल का रिवाइड आ जाएगा, और नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। 3 साल का बजट में 3 साल का डेटा होता है हमेशा, ठीक है। कोई भी बजट डॉक्यूमेंट आप उठा के देख लो, आपको 3 साल का डेटा मिलेगा, रिवाइड नहीं, एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। जो प्रेजेंट बजट आपने डाला उसके लिए एस्टिमेटेड, उससे प्रीवियस ईयर का रिवाइड, और उससे भी प्रीवियस ईयर का एक्चुअल। समझ रहे हो ना आप बात को कि क्यों ऐसा हो रहा है? सबको क्लियर है ये? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? कहाँ चले गए सब? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कोई भी बजट उठा के देख लो, उसमें 3 साल का डेटा मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इसको प्रेजेंट कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, वो आपको पता ही है। दोनों हाउस से एक बार पास हो जाए, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर दे, तो 1 अप्रैल से वो पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। पहले दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। देखो, वो अलग बात है कि राज्यसभा को इसमें कुछ पावर नहीं होती है, राज्यसभा सिर्फ बोल सकता है अमेंडमेंट्स के लिए, लेकिन वो मानते नहीं, लोकसभा माने ना माने, ठीक है। लोकसभा के पास होती है पावर सारी, ठीक है। बजट में आप समझ लो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लाइक ए मनी बिल, ठीक है, उसमें राज्यसभा को कोई पावर नहीं। और प्रेसिडेंट फिर उसके बाद असेंट देता है अपना, ठीक है। प्रेसिडेंट पहले दोनों हाउसेस से, ऐसे ही चलता है हमारे, कोई भी एक्ट भी आएगा तो इसी तरह से आता है, पहले दोनों हाउसेस से पास हो, फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट दे, फिर 1 अप्रैल से वो आपका बजट जो होता है वो आपका इफेक्ट में आ जाता है। खास बात ये, जब तक आपका 1 अप्रैल को बजट पास नहीं, मतलब इफेक्ट में नहीं आएगा, तब तक गवर्नमेंट ना तो कोई पैसा खर्च कर सकती है, कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आगे पढ़ते हैं क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ना गवर्नमेंट नए टैक्सेस लगा सकती है। इन दोनों के लिए गवर्नमेंट को 2 बिल पास करने होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल और दूसरा फाइनेंस बिल। तो आपके बजट के साथ 2 बिल और होते हैं, एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है जो गवर्नमेंट को परमिशन देता है कि गवर्नमेंट खर्चा कर सके, ठीक है, और फाइनेंस बिल या फाइनेंस बिल जो गवर्नमेंट को परमिशन देता है कि वो नए टैक्सेस लगा सके। जब तक ये पास नहीं होंगे, नए टैक्सेस नहीं लग सकते, गवर्नमेंट पैसा नहीं निकाल सकती, ठीक है।
इसलिए वोट ऑन अकाउंट लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं वोट ऑन अकाउंट क्यों लिया जाता था, अब क्यों नहीं लिया जाता। ठीक है, वाई डू वी नीड बजट। ठीक है, बजट की जरूरत क्यों है, आपको पता है बजट की जरूरत क्यों है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर बजट नहीं लेके आओगे, आप बजट नहीं लेके आए, तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझ पे कितना टैक्स लगने वाला है। गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कि उसको कितना पैसा मिलने वाला है। एक बिजनेसमैन को भी नहीं पता कि कॉर्पोरेट टैक्स कितना लगाएगी। किसी को ये भी नहीं पता कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है, या शेयर्स पे गवर्नमेंट कब टैक्स लगा दे। मान लो बजट नहीं लेके आया मैं, गवर्नमेंट आज मान लो मेरे पे 30% टैक्स लगा दिया, कल को कोरोना आ गया, गवर्नमेंट ने बोला 70% टैक्स। ठीक है, फिर तो बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरी हो जाएगा ना। ठीक है, आज 30%, कल 70%, फिर बोलेगी पूरा टैक्स दे दो। तो यहाँ क्या होता है, ये एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट, जहां पे आपका लिखा है कि पूरे साल का, इस साल का टैक्स आपको इतना देना है, इस रेट पे देना है। उसको चेंज नहीं कर सकते आप उस साल। क्यों? क्योंकि उसमें फाइनेंस बिल में लिखा होता है कि कितना टैक्स लगेगा। दूसरी बात, रिसोर्सेज लिमिटेड है, गवर्नमेंट सब पे बहुत ज्यादा टैक्स तो लगा नहीं सकती, गरीबों को भी देना है, गरीबों पे टैक्स लगाती नहीं है। तो बजट में गवर्नमेंट रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए बजट लेके आती है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, साथ में टैक्सेशन वगैरह कितना होगा, किस पे कितना लगेगा, ठीक है, अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए। तो बजट जो है आपका, पहला क्या है, टू ऑप्टिमली एलोकेट दी गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ऑप्टिमल एलोकेशन टू डिफरेंट सेक्टर्स एंड स्कीम्स। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही को सब कुछ दे देगी, अलग अलग सेक्टर्स को आपको सबको डेवलप करना है, सो दैट ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी अचीव्ड। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, सबका साथ, सबका विकास, या जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ। बजट में हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ होता है, हमेशा सबके लिए होगा, गरीब के लिए होगा, अमीर के लिए होगा, कॉर्पोरेट टैक्स। एक सेक्शन है जिसके लिए कभी कुछ नहीं होता, जिसको हमेशा बर्बादी मिली है, वो है आपका मिडिल क्लास। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, और उसमें भी अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो फिर तो माशाल्लाह। ठीक है, क्या है, ऐसा है जो बहुत ज्यादा पुअर है, आपने देखा, गरीब है, स्लम्स वगैरह में रहते हैं कहीं पे भी, या फिर आपके गांव में भी रहते हैं, पुअर्टी, जिनको हम पुअर्स में गिनते हैं। ठीक है, अर्बन पुअर हो या फिर आपके रूरल पुअर, उनके लिए बेसिकली क्या है, अगर आप देखो तो उनके लिए मोरलिटी और एथिकलिटी के भी इतने हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी करते हैं, ठीक है, उनको फुल फ्रीडम। जो आपके बहुत ज्यादा रिच हैं, वो भी कुछ भी करते हैं, उनको फुल फ्रीडम, दो शादियां करें, तीन शादियां करें, ठीक है, या फिर कुछ भी करें, मूवीज में काम करें, कुछ करें, ठीक है, कोई भी फैशन डिजाइनिंग करें। मिडिल क्लास में क्या है, इस पे सबसे ज्यादा मोरालिटी अप्लाई होती है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। तो इन दोनों के बीच में पिसता है। मिडिल क्लास बनाए इसलिए, आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है उसमें एक लोअर बर्थ होती है, एक मिडिल बर्थ होती है, एक अपर बर्थ होती है। सबसे ज्यादा हालत खराब इसकी होती है। ठीक है, बैठ नहीं सकता, ऊपर सिर भिड़ेगा। जब तक ये वाला बैठा है मिडिल बर्थ को यहाँ लगाया हुआ है पीछे सीट पे, मिडिल बर्थ जब तक ऊपर नहीं होगी, जब तक ये नहीं सोएगा, ये सो नहीं सकता। ठीक है, मिडिल बर्थ को जब ऊपर करेगा तभी ये सोएगा। ठीक है, ऊपर जा नहीं सकता, नीचे आ नहीं सकता, दोनों ही जगह इसको दिक्कत है। ठीक है, अगर ये खर्राटे देगा तो भी दिक्कत, ये खर्राटे देगा तो भी दिक्कत। वो अलग बात है कि खुद ही ले तो दोनों को दिक्कत। तो मिडिल बर्थ वाला हमेशा परेशान रहता है। तो मिडिल क्लास का भी ऐसा ही है, सारे टैक्सेस उसी पे लगते हैं, सारे टैक्सेस, हमेशा टैक्सेस में उसको कोई फायदा नहीं। लोअर वाले का माफ है सब, अगर आपकी 2.5 लाख से कम है इनकम तो माफ है वैसे ही, उसमें भी एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल माफ है, किसानों की सब कुछ। अमीरों को रिबेट दे दी जाती है हर साल, बच्चा कौन, मिडिल क्लास। तो
एलोकेट तो करते हैं, रिसोर्सेज सबके लिए होता है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता, और उसमें भी गवर्नमेंट सर्वेंट का तो आप भूल ही जाओ, उसको तो टैक्स देना ही देना है, वो नहीं बच सकता टैक्स से, उसका तो पहले ही कट के आता है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसका एम्प्लॉयर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं। ठीक है, यही दिक्कत है। ठीक है, मिडिल क्लास हमेशा पिसती रहती है, इस बात को आपने भी ऑब्जर्व किया हो, सबसे ज्यादा मॉरलिटी हम लोगों पे अप्लाई होती है। ठीक है ना, बाकी सब लोग ऐश कर रहे हैं, मिडिल क्लास बनाया इसलिए गया है ताकि वो परेशान रहे। ठीक है, मुझे 1 मिनट का टाइम। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे मिडिल क्लास की, अभी देखो घर से मम्मी का फोन आ गया। ठीक है, तो मोरलिटी इम्पोज करने के लिए आता रहता है, चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मोरलिटी हम पे ही इम्पोज होती है। ठीक है, सुबह सुबह। ठीक है, जबकि पता है कि इस समय क्लास लेता है, लेकिन चेक करने के लिए। ठीक है, तो मोरलिटी हम पे ही इम्पोज होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, मिडिल क्लास पे। अभी मैं भी अमीर होता तो घर वालों को कोई फर्क नहीं था। ठीक है, अभी अमीर नहीं है ना, थोड़ा बनना है। ठीक है, तो आगे चलता है। ठीक है, इसलिए ही सब लोन वोन सब हमारी, हम ही पिसते रहते हैं। एक लोन ले, मिडिल क्लास मैंने मुंबई में देखा है, आप मानोगे नहीं, इसको हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुंबई में एक मिडिल क्लास वाला पूरी अपनी जिंदगी निकाल देता है ईएमआई देने में, और कोई बड़ा बिल्डर है, उसने बहुत सारे फ्लैट बनाए, बाद में वो क्या करता है, वो बैंकरप्ट खुद को डिक्लेयर कर देता है, गवर्नमेंट उसको लोन दिला देगी या उसका लोन माफ कर देगी, करोड़ों रुपए होते हुए भी खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है। क्यों, इधर उधर पैसा खिला दो। अब गरीब आदमी तो पैसा भी नहीं खिला सकता, उसके पास है ही नहीं पैसा, मतलब मिडिल क्लास वाला कहाँ से खिलाए, सारा तो ईएमआई में चला जाता है। तो मुंबई में जो आप देखते हो ना, जितने लोग भाग रहे हैं, या आप किसी भी सिटी में देख लो, लोग ज्यादा भाग रहे हैं, वो अपनी ईएमआई पे करने के लिए भाग रहे हैं। मकान इतने महंगे हो गए, जमीन कहीं पे है नहीं। जम्मू में देख लो आप, कितनी रेट्स है। क्या मिडिल क्लास वाला खरीद सकता है? 1 करोड़ का जमीन मकान खरीदेगा, बनाएगा, फिर क्या करेगा जिंदगी में? वो नहीं कर सकता ना। तो वही वाली बात है ना कि मिडिल क्लास हर जगह से आपका परेशान है, उसको कोई टैक्स पे भी रिबेट नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है मोरल, सबसे ज्यादा इम्पोज होती है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ। ठीक है, तो पहला है बजट। ठीक है, बजट आपका क्यों फॉर्मुलेट होता है? ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, ये याद रखना, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमल एलोकेशन, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी आपको कोई अच्छी बात लिखनी हो तो ऑप्टिमल एलोकेशन एक अच्छा वर्ड है, और दूसरा अच्छा वर्ड है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आप कल को आईएएस बन गए या फिर आप केएस बन गए, तो आपको अगर कोई डिस्क्रिशन यूज करना है, कहीं पे रूल के अगेंस्ट जाना है, तो उसमें एक वर्ड जोड़ देना कि हमने रूल के अगेंस्ट इसलिए गए बिकॉज ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। कोई आप पे हाथ नहीं उठाएगा, मतलब हाथ आप उठाने का मतलब ये है कि आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, हाथ नहीं, कोई आपके काम पे शक नहीं करेगा, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वर्ड ऐड कर देगा। ठीक है, तो आपका, और दूसरा बजट, पहला तो ऑप्टिमल एलोकेशन हो गया भाई, ठीक है, समझ आ गया, हर सेक्टर को देते हैं पैसा, हमने देख लिया, हर मिनिस्ट्री को पैसा देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के बारे में बताता है कि कितना पैसा आने वाला है। प्रपोज्ड, देखो वर्ड प्रपोज्ड है, एस्टिमेटेड प्रपोज्ड वही वर्ड होगा, और एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, इन दोनों के बारे में बताता है नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर, ये अभी हम देख चुके हैं। तीसरा क्या है, it also determines how adequately the financial and resource management responsibilities have been discharged in the last financial year। मैंने अभी आपको बताया, अगले साल का एस्टिमेटेड बताएगा, पिछले साल का एक्चुअल वो बता रहा है रिवाइज, कि पिछले साल हमने जो सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ, हम अपने वादों पे खरे उतरे या नहीं उतरे, किसको कितना दिया, अगर हमने जितना वादा किया था उतना दिया या नहीं दिया, रिवाइज बताएगा। और इसके साथ ये क्या करता है, बजट इज ऑल्सो ए मीन्स, तीसरे साल का भी बताता है, वो यहाँ नहीं लिखा है, बजट इज ऑल्सो ए मीन्स टू एंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट,
कि भाई आपने जो पैसा आ रहा है उसका आप करोगे क्या। तो बजट आपको बताता है कि भाई गवर्नमेंट बताती है बजट में कि हम इस पैसे का ये करने वाला है। तो इस तरह से आपका पार्लियामेंट का कंट्रोल हो रहा है ओवर टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। तो पार्लियामेंट आपका गवर्नमेंट पे किस तरह से कंट्रोल कर लिया है, पार्लियामेंट आपका लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव कंट्रोल, पार्लियामेंट किस तरह से कंट्रोल कर रही है इस पे, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर कर रही है। देखो बहुत सारे तरीके हैं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के, वो आगे मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई है, हाउ पार्लियामेंट कीप्स ए चेक ऑन दिस, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी या इकोनॉमी कंट्रोल। उसके लिए आगे एक स्लाइड बनाइए, क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट आ सकता है, उस स्लाइड में हम देखेंगे 5 पॉइंट है। तो पार्लियामेंट यहाँ पे कैसे कर रही है, एक तो बजट हो गया, ठीक है, बजट, बजट में गवर्नमेंट बताएगी ना सब कि कितना पैसा हमें, पार्लियामेंट में ही तो होता है सब बजट पेश, लोकसभा राज्यसभा हम सबको पता होना चाहिए, सारे एमपी को, हर पार्टी को पता होना चाहिए, अपोजिशन को पता होना चाहिए क्या करने वाली है गवर्नमेंट पैसों का, कौन सी मिनिस्ट्री को कितना देने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने पैसा सारा आया जो सारा का सारा अपने इलेक्शन पे खर्च कर, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाता है, अलोकेशन से ट्रांसपेरेंसी आती है कि गवर्नमेंट किस स्कीम में कितना देने वाली है, गवर्नमेंट किस सेक्टर को कितना देने वाली है, कितना टैक्स लगाने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा टैक्स लगा दे लोग परेशान हो जाए, लोग टैक्स को इवेड करना शुरू कर दे अगर आप ज्यादा टैक्स लगाओगे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली सारी चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। आपका ट्रांसपेरेंसी, एक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश होती है किसकी, आपके गवर्नमेंट। हाँ एक्सपेंडिचर भी वही होता है एस्टिमेटेड, एक्सपेंडिचर भी आपका एस्टिमेटेड ही होता है, दोनों के लिए एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। पता नहीं है ना हमें कहाँ पे कितना खर्चा हो जाएगा, कौन सी जगह पे कितना खर्चा हो जाएगा, ठीक है। पता चला जितना हम खर्चा करने चाह रहे हैं उतना रेवेन्यू नहीं आया, ठीक है, फिर हमें वहां पे कम करना पड़ेगा। जैसे हम तो क्या है, हम एयरपोर्ट अथॉरिटी में हम बजाते वो बनाते हैं बजट, कौन सा बजट बनाते हैं, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स कहते हैं। तो वहां पे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हमने क्या किया है, काफी बजट को रिड्यूस कर दिया 20%, जिसको 10 करोड़ देने थे अब उसको 8 करोड़ ही दे रहे काम के लिए, तो एक्सपेंडिचर कम हो गया ना, रेवेन्यू, ये आपका एक्सपेंडिचर आप रिवाइज हो गया ना, कम हो गया, तो एस्टिमेटेड ही होता है, ठीक है, डोंट वरी। वो एस्टिमेटेड आगे वर्ड यूज हुआ है वो दोनों के लिए हुआ है, जो एस्टिमेटेड वर्ड यूज हुआ है वो दोनों के लिए यूज हुआ है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। आप ऐसा मत सोचो कि रेवेन्यू के साथ भी एस्टिमेटेड लगाऊं और एक्सपेंडिचर के साथ भी लगाऊं, ठीक है, ओके, क्लियर। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट आगे। ये जो मिडिल क्लास पे मोरलिटी इंपोज की जाती है, गलत, आप लोगों को भी लगता होगा, ठीक है। एक तरह से क्या है, बंधन में बांध दिया गया, ठीक है। अब बजट कैसे बनता है देखो, एक आपका डिपार्टमेंट होता है, एक बजट डिवीजन होता है, ये देखो यहाँ पे देखो, लुक हियर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DOE, ये बनाता है, ये बजट डिवीजन होता है यहाँ पे। अगर आप आईएएस में आपका बहुत पीछे रैंक आता है, अगर यूपीएससी में, आईएएस का यूपीएससी में अगर आपका बहुत पीछे रैंक आता है तो आपको यहाँ की पोस्टें मिल जाती है, ठीक है। इन डिपार्टमेंट में भी आपको होती है वैकेंसीज, ठीक है, जो अलाइड सर्विसेज होती है, या आप एसएससी के थ्रू जा सकते हो, एसएससी में भी यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है, उसमें भी इसके लिए वैकेंसी निकलती है। तो यहाँ पे लोग जो आते हैं वो यूपीएससी और एसएससी के थ्रू आते हैं। ये जो बजट डिवीजन है, ये सबसे पहले एनुअल बजट सर्कुलर इशू करेगा कि भाई बजट बनाना है, ठीक है, एनुअल बजट सर्कुलर इशू करेगा। फिर ये किसको भेजेगा, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को, कि भाई तुम्हें कितना पैसा चाहिए बताओ, अपनी अपनी डिमांड दो। तो घर पे आपके पेरेंट्स को जब सैलरी मिलती है तो वो आपसे आपकी डिमांड पूछते हैं ना, सबसे भाई बहनों से डिमांड क्या है आप लोग, या फिर सैलरी मिलने से पहले 1 महीने पहले कि अगले महीने सैलरी मिलेगी बताओ क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे वही होगा बजट की, भाई पैसा आएगा, बजट आने वाला है, तुम अपनी डिमांड बता दो, तुम्हें मिनिस्ट्री के लिए कितना पैसा चाहिए। ये लोग अपनी डिमांड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं,
ठीक है, प्रिपेयर करके भेज देते हैं। ठीक है, अब ये जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के पास। फाइनेंस मिनिस्टर तो एग्जामिन करेगा नहीं, उसके नीचे वाले लोग वो एग्जामिन करते हैं एस्टिमेट्स को सबको, कि भाई ऐसा तो नहीं है किसी मिनिस्ट्री को चाहिए 500 करोड़ मांग लिया 1000 करोड़, क्योंकि ऐसा होता है ना, लास्ट ईयर मान लो किसी को 100 करोड़ दिए गए होंगे और वो अगले साल अचानक से 200 करोड़ की डिमांड कर दे। ऐसा थोड़ी ना है कि एक साल में आपका एक्सपेंडिचर 100% बढ़ जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर आप 10%, और रूल भी है उसमें कि 10%, ज्यादा से ज्यादा 15% तक आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप इसी को सारा दे दोगे तो दूसरों को क्या दोगे। ठीक है, तो वो पहले एग्जामिन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी अलग अलग स्टेशन है, जैसे मान लो यहाँ पे हम 26 एयरपोर्ट्स को देखते हैं वेस्टर्न रीजन में। अभी हम वेस्टर्न रीजन में मुंबई में, तो मैं आरएचक्यू में बैठता हूँ, रीजनल हेडक्वार्टर। हम 26 एयरपोर्ट्स को देखते हैं, हेडक्वार्टर है ना हमारा, हम ही देखते हैं। मैं एयरपोर्ट पे नहीं बैठता हूँ, मैं हेडक्वार्टर में बैठता हूँ। एक यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, वहाँ अलग लोग बैठते हैं, वो ऑपरेशन देखते हैं, हम लोग देखते हैं सारे एयरपोर्ट्स की वर्किंग। तो इनको जब भी पैसा चाहिए होता है ये हमारे पास भेजते हैं, कुछ भी इनको कुछ भी पैसा चाहिए तो ये उसका सारा का सारा प्रपोजल हमारे पास भेजते हैं। अब कोई अगर बहुत ज्यादा पैसा मांग लेता है बिना बात, हमें पता चल जाता है कि इतना पैसा ना तो हम दे सकते हैं क्योंकि हमारी भी लिमिट है, और अगर कोई किसी चीज के लिए पिछले साल उसी चीज के लिए अगर हमने उसको 10 करोड़ दिए थे, आज की डेट में वो 20 करोड़ मांग रहा है, तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 100% इंक्रीज थोड़ी ना हो जाएगा अचानक से आपके, हम दे ही नहीं सकते, फिर बाकी बाकी स्टेशन को क्या दें। तो यहाँ पे वो एग्जामिन करते हैं कि हाँ भाई ये आपका रैशनल है या नहीं है, हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो उससे पूछ लेते हैं कि भाई इतना नहीं दे सकते। ठीक है, वो आगे आपका बजट में होता है, डिस्कशन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें कट किया जाता है, अगर ज्यादा है तो उसको डिस्कशन के बाद कट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे होगा सारा का सारा आपका ये एस्टिमेट्स को एग्जामिन करेंगे और फिर बजट डिवीजन के पास सारा भेज देंगे वापस। बजट डिवीजन कंसोलिडेट्स द एस्टिमेट्स एंड प्रिपेयर्स द बजट। जो एस्टिमेट आया उसको एग्जामिन करने के बाद यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से शुरू होके यहीं पे वापस आया। तो आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है? आपको पेपर के लिए ये याद रखना है बस। बाकी कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं इसको। आपको पेपर के लिए ये याद रखना है बस, ताकि कोई आपसे नहीं पूछेगा कि कैसे सर्कुलर इशू होता है, कैसे जाता है, इस तरह से फर्स्ट स्टेप क्या, सेकंड स्टेप क्या, इस तरह से होता है। लेकिन आपको ये याद रखना कि बजट डिवीजन बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और यही आपका इकोनॉमिक सर्वे भी इशू करता है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है। ठीक है, याद रखना ये पेपर के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, व्हेन व्हेन इज बजट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, लोकसभा में कब जाएगा वो। ठीक है, तो लोकसभा के अपने रूल्स हैं, आपने पॉलिटी में पढ़े होंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, हर जगह पे यही वर्ड लिखा होता है। इसको वर्ड को लिख के आप कुछ भी करें, लोकसभा कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, क्योंकि लोकसभा ने अपने रूल्स बनाए हुए। ठीक है, द बजट इज प्रेजेंटेड ऑन द डे एज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, वैसे तो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे नाम का ही होता है। ठीक है, रियल तो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, बट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई वाला हिसाब। पॉलिटी पढ़ो अच्छे से, आपको 3 सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। इनका सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ज्योग्राफी में मैं ये नहीं कहता ज्योग्राफी नहीं आनी चाहिए, ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, लेकिन ज्योग्राफी में कुछ भी पूछ सकता है। ज्योग्राफी मतलब बहुत वास्ट है। यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट है, अगर आपने पढ़ लिया, कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा है। आपने पढ़ा, उससे क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। और करंट में आपको ये दोनों बहुत है, सारा करंट तो इन पे ही बेस्ड है। जो भी करंट चलता है GS2 GS3, तो पूरा GS2 GS3 तो इन्हीं पे बेस्ड है।
तो आपको अगर ये चीजें, ये दो सबसे ज्यादा क्लियर, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में सहूलियत होगी सबसे पहला। दूसरा क्या है, आपको पेपर भी आपका कोई भी निकल जाएगा, हर पेपर में पॉलिटी इकोनॉमी डालते ही है, ठीक है। और आपके हिसाब से जेकेएस के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री के काफी क्वेश्चन होते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन ये आपके एकदम तैयार होने चाहिए कि कोई भी न्यूज पेपर पढ़ा, कोई भी खबर है, आपको समझ आना चाहिए कि हाँ भाई ये चल रहा है दुनिया में, पॉलिटी में चल रहा है, इकोनॉमी में चल रहा है। और क्या होती है न्यूज, बताओ मुझे, पॉलिटी और इकोनॉमी के अलावा न्यूज पेपर उठा के देख लो, इनके अलावा क्या न्यूज होगी। साइंस एंड टेक की होगी एक तीसरी, लेकिन साइंस एंड टेक में तो हर दिन नई चीज होती है, कितना याद रखोगे। तो उसमें जितना राजशेखर सर पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, या फिर जितना आप थोड़ा बहुत पीटी 365 वगैरह पढ़ते हो, वो बहुत है, क्योंकि उतना ही सबने पढ़ा होगा। लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमी में मास्टरी होती है लोगों को, जैसे मेरी पॉलिटी और इकोनॉमी में मास्टरी, ये दो चीजें मेरे को बहुत अच्छे से आती है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट का मैं नहीं कर सकता, लेकिन मॉडर्न बहुत अच्छे से आती है। ये तीन चीजें आपको आती हैं तो आपके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो लोकसभा में आपका बजट आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के कहने पे। पहले ये 11 बजे होता था, लास्ट वर्किंग डे पे, वही बात लिखी हुई है, ठीक है। 2001 तक 5 बजे होता था, हमने चेंज कर दिया। आज की डेट में हम कितने बजे कब करते हैं, एक मंथ हमने एडवांस कर दिया। अब बजट कब आता है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आगे, ठीक है, सेम चीज, यूनियन बजट बाय द पार्लियामेंट। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ यूनियन बजट बाय द पार्लियामेंट। तो ये आपके पॉलिटी की किताब में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने, पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे अब अगर बजट पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ लेते हैं कौन कौन सी स्टेप्स होती है। देखिए अब आप, सबसे पहले स्टेप देखो, ए, पहली ए स्टेप क्या है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन एंड कंसिडरेशन ऑफ द बजट इन द लोकसभा। क्यों, कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 1171 एंड 1173। अब आज का आपका होमवर्क सुनो, आपको 1171 और 1173, ये दोनों है आपके फाइनेंशियल बिल। ये कैटेगरी 1 का है, दो कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी 1 का है, ये कैटेगरी 2 है, और एक होता है आपका मनी बिल, आर्टिकल 110। आपको इन तीनों में डिफरेंस आज जाके पढ़ना है, ठीक है, डिफरेंस जाके पढ़ना है तीनों में। आर्टिकल 110 मनी बिल, कैटेगरी 1 वाला फाइनेंशियल बिल, और कैटेगरी 2 वाला फाइनेंशियल बिल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। साथ में, क्या मनी बिल फाइनेंशियल बिल होता है, या फाइनेंशियल बिल मनी बिल होता है, या सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, या सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये आपने पढ़ना है। मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये आपका होमवर्क है, मैं बता दूंगा तो फिर आप पढ़ोगे नहीं। अब क्या होता है, आप अगर ये दो चीजें पढ़ोगे जाके, ठीक है, तो उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी आपको एड ऑन हो जाएगी। हमेशा ये होता है, बुक खोलोगे तो 4 चीजें और पढ़ोगे, लेकिन ये आपको देखना है तीनों में डिफरेंस। अगर नहीं समझ आए तो आप कल मुझे बोलना, मैं आपको बता दूँ। इन तीनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन तीनों का डिफरेंस आपने जाके देखना है कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। नहीं, वो तो ठीक है, जो आपने लिखा 1171 1173 है, वो 2 नहीं है, 3 है। लेकिन इसके अलावा भी बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन कहाँ चाहिए होता है, राज्यसभा लोकसभा को कहाँ पे पावर है, कहाँ पे नहीं है, वो सारे डिफरेंसेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे पॉलिटी, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तीनों को पढ़ के और ऐसे टेबुलर फॉर्म में बना लेना, और यहाँ पे तीनों को लिख लेना इस तरीके से, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। नहीं तो क्या करते हो आप, मनी बिल पढ़ते हो, फिर फाइनेंशियल बिल पढ़ते हो, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, वो क्या है, बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप ऐसे पॉइंट वाइज बना लोगे, जैसे मैं आपके लिए बनाता हूँ स्लाइड्स, तो आपको एकदम जिंदगी भर याद रहेगा, एकदम क्लियर कट डिफरेंस आपको पता होना, ठीक है। तो ये आपका पहला 1171 और 1173 और मनी बिल में डिफरेंस, ये हो गया।
प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मिल गया, प्रेसिडेंट तो रिकमेंडेशन दे ही देता है अपना। बजट फिर उसके बाद, क्योंकि उससे पूछ के आप ले रहे हो, बजट को प्रेजेंट कर रहे हो। बजट इज देन लेड बिफोर द लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर विद द बजट स्पीच। बजट स्पीच देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और लोकसभा में आपका बजट पेश किया जाता है। उसके बाद वो राज्यसभा में पेश किया जाता है फॉर डिस्कशन। बट राज्यसभा डज नॉट हैव द पावर टू वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। जो पैसा मांगा गया है, जितने भी डिमांड्स है, उन पे राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। राज्यसभा सिर्फ बजट को देख सकता है और उस पर अपने अमेंडमेंट रिकमेंड कर सकता है, कुछ चेंजेस, लेकिन लोकसभा माने ना माने उसकी मर्जी है। लेकिन वोट्स जो है डिमांड फॉर ग्रांट वो होगा लोकसभा में, यानी सारी पावर इसमें जो पैसा देने की है वो किसके पास है? लोकसभा। फिर उसके बाद लोकसभा में डिस्कशन होता है। देखो सबसे पहले सिंपली क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया। राज्यसभा को वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये होती है जो मिनिस्ट्री ने पैसा वैसा मांगा है, उस पर कोई वो नहीं है कि भाई राज्यसभा उस पर कुछ कर सके, कुछ नहीं कर सकती राज्यसभा। जैसे मनी बिल में कोई पावर नहीं होती ना राज्यसभा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लोकसभा में उस पर डिस्कशन होता है। पहले दोनों हाउसेज में उसको प्रेजेंट कर दिया। पहला होता है जनरल डिस्कशन, ब्रॉड एस्पेक्ट्स में कि भाई बजट में क्या क्या है। इस समय वोटिंग नहीं होती, जनरल डिस्कशन के टाइम कोई वोटिंग नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले होता है जनरल डिस्कशन, उसके बाद डिटेल डिस्कशन होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका डिटेल डिस्कशन होता है। पहले जनरल हुआ, अब डिटेल डिस्कशन। जैसे हमने आज किया ना, पहले हमने सिर्फ जनरल डिस्कशन किया, मोड वैट, ठीक है, साथ में मैट, इनका जनरल। और आपका ये साल वो मंथ एक महीने रिड्यूस कर दिया गया है, आपका रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया है, साथ में आपका प्लान अनप्लान को हटा दिया गया है। ये हमने जनरल डिस्कशन किया। अब आगे हम डिटेल कर रहे हैं, उसके बाद डिटेल्ड होता है। ठीक है, जनरल डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट को एडजर्न कर देते हैं। उसके बाद डिटेल के लिए किसके बाद? डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज एग्जामिन द डिटेल्ड एस्टिमेट्स और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है। देखो बात ऐसी है कि पार्लियामेंट के पास टाइम होता है कम, और उनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है इतनी। एक्सपर्ट थोड़ी ना है वो तो कोई कहां से चुन के आ गया, कोई कहां से चुन के आ गया। पॉलिटिशियन होना और दूसरा आपका क्या, रैशनल और इंटेलिजेंट होना, दोनों में बहुत अंतर है। अब आप सोचो कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उसको आरबीआई गवर्नर जितनी नॉलेज है या आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जितनी नॉलेज है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब वो डिमांड्स जो होती हैं उनको पे डिस्कशन तो हो गया, लेकिन उनको स्क्रूटिनाइज कौन करेगा? जो एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट कौन होता है? ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। ये इसलिए ही है कि वो जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है उनको अच्छे से ये क्या कर सके, स्क्रूटिनाइज कर सके। फिर ये रिपोर्ट प्रिपेयर करती है हर मिनिस्ट्री की डिमांड्स पे कि भाई इनको इतना पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितना कम करना चाहिए। ठीक है, तो जनरल डिस्कशन के बाद क्या हुआ, आपका डिपार्टमेंटल कमिटीज को चला गया। डिपार्टमेंटल कमिटीज फिर सबमिट करती है। फिर उसके बाद आपका डिटेल डिस्कशन होता है कि डिपार्टमेंटल कमिटीज ने क्या बोला है, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, कितना कम करना है। ठीक है, उसके बाद डिटेल डिस्कशन के बाद डिसाइड जब हो जाता है कि हर मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, किस सेक्टर को कितना पैसा देना है, जब सब फिक्स हो गया उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग का मतलब कि अब सब राजी हैं जो हमने बोला उस पर, ऑल आर एग्री। तो सबसे पहले जनरल डिस्कशन हुआ, उसमें सिर्फ मेन मेन पॉइंट। फिर उसके बाद डिटेल डिस्कशन में, जनरल डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट को एडजर्न कर दिया, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के बाद भेज दिया। उन्होंने सारा का सारा डिटेल में पढ़ा, सारी अपनी वो रिपोर्ट दी, रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पार्लियामेंट उन पर डिस्कशन करती है डिटेल, उसके बाद वो वोटिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? वैसे तो ये क्वेश्चन तो कभी आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वोटिंग हो जाती है। वोटिंग के बाद क्या होता है,
वोटिंग हो गई, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 266। जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा, गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकती। आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है जहां पे गवर्नमेंट का सारा पैसा आता है, ये समझ लो आप। तीन तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स एंड कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड में सारा पैसा होता है, ज्यादातर टैक्सेस इसी में जाएंगे, लोन्स जो लिए हैं वो सब इसी में जाएंगे, लेकिन इससे पैसा निकालने के लिए यू नीड पार्लियामेंट अप्रूवल। उसके लिए हर साल एप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट किया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा तब पार्लियामेंट उससे पैसा निकाल सकती है, ठीक है। विच अथोराइजेज द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए यू नीड पार्लियामेंट अप्रूवल। और कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 266, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फिनेंस बिल। The finance bill, which contains provisions for giving effect to financial proposals of government, is then introduced immediately in the Lok Sabha. The introduction of this bill cannot be opposed. और ये बिल आपको क्या पावर देता है? टैक्सेस लगाने की। और इसके साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 265। जब तक आपका फाइनेंस बिल पास दे, देखो दो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ दो आपके मेन आ गए, एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की पावर देता है, और फाइनेंस बिल आपको टैक्सेस लगाने की पावर देता है। देखो हर साल गवर्नमेंट टैक्सेस में कुछ चेंज करती है, तो वो चेंज जो करे वो कहाँ दिखाई देंगे? मैं जैसे मान लो गवर्नमेंट अगले साल कर देती है कि जो जितने भी मेरे जैसे लोग हैं जिनकी मान लो साल की इनकम 20 लाख से ऊपर है, उनको 40% टैक्स देना। जब तक वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कहीं पे मुझे दिखाई नहीं देगा, मैं कैसे दूंगा टैक्स? मुझे दिखना चाहिए ना कि गवर्नमेंट ने भाई ऐसा कुछ प्रपोजल दिया है। तो वो सारे प्रपोजल होते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल जब तक पास नहीं होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं लगा सकती, इसलिए इसको अपोज नहीं किया जाता, क्योंकि इसको अपोज कर देंगे तो फिर पैसा कहां से आएगा। और एप्रोप्रिएशन बिल जब तक पास नहीं होता, गवर्नमेंट पैसा नहीं निकाल सकती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लो, ओनली लोकसभा हैज द पावर टू अप्रूव द बजट। समझ गए? राज्यसभा कैन ओनली प्रपोज अमेंडमेंट्स व्हिच द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट। आज आपका दूसरा होमवर्क है लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन। टेबुलर फॉर्म में लिखना, कहां कहां पे इनमें डिफरेंसेस हैं। देखो तीन तरीके से लिखना है। पहला, कहां पे लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। दूसरा, कहां पे राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है। तीसरा, कहां पे दोनों इक्वल है। इस तरह से लिखो, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। लोकसभा कहां पे पावरफुल है, राज्य एक तो पॉइंट यहां मैंने बता ही दिया, मनी बिल। एक, लोकसभा कहां पे पावरफुल है, राज्यसभा कहां पे पावरफुल है। राज्यसभा भी होती है पावरफुल, ठीक है, जो लोकसभा नहीं कर सकती वो राज्यसभा कर सकती है। और कहां पे इक्वल, ठीक है। दूसरा होमवर्क आपका ये, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला, पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके पेपर क्लियर हो जाएंगे, पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दो। ये चीजें हो सकता है आपने पॉलिटी में पढ़ रखी हो पहले, परवीन सर ने आपको पढ़ाई, फिर भी हमारे तो इसमें एक बार हमको तो डिस्कशन करना है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज आपने पॉलिटी में पढ़ी होगी, इनका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता ही दिया। There are 24 departmental standing committees. These committees examine each ministry demand for grants and prepare a report on them. These reports are submitted to Lok Sabha for detailed discussion. ये एक्सपर्ट होती है, ठीक है, इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होती है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता। टाइम भी होगा तो एक्सपर्टीज नहीं होती, वो तो लड़ते रहते हैं हमेशा, तो इनको भेजा जाता है। ये समझदार लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारा उसका डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे भी कुछ भी होता है तो कमेटी बना दी जाती है, क्योंकि हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता ना हर चीज का। इसलिए जो कमेटी जिस चीज से रिलेटेड होगी, फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस के पास भेजी जाएगी, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर के पास भेजा जाएगा, ठीक है।
कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज के पास भेजा जाए। तो इस तरीके से आपकी एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा जाता है ताकि वो समझ सके। अब कल को अगर डिमांड्स हैं उसमें सारा लिखा रहेगा कि किस चीज के लिए कितना पैसा जाएगा। जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, ठीक है, उनको क्या पता है, जो एग्जीक्यूटिव उनको क्या पता कि किस चीज को किसको देना है, क्या लिखा है इसमें, तो वो एक्सपर्ट ही उसको देख सकता है। इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। तो ये आप पॉलिटी से एक बार और पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से, ठीक है। ये इकोनॉमी में तो इसका कुछ लेना देना नहीं है, जितना था हमने देखा, ठीक है। अगर इतना भी लिखा होगे तो भी नंबर दे देगा, तो समझ आ जाएगा। अब क्या होते हैं, कुछ होते हैं कट मोशंस, ठीक है, जो आपको वैसे तो आपने पॉलिटी में पढ़े होंगे कट मोशंस। कट मोशंस का काम क्या है कि भाई जो डिमांड की गई है उसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो कट मोशन मूव कर सकता है, ठीक है, अपना ग्रीवेंस दिखाने के लिए कि भाई मैं इससे राजी नहीं, ठीक है। कट मोशन, यहाँ पे आपको क्या देखना है दूसरा, आज आपका तीसरा चौथा होमवर्क क्या है, मोशन और रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। मोशन और रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, और मोशंस कितने तरीके के होते हैं। यहाँ तो हम कट मोशन पढ़ रहे हैं लेकिन मोशंस के बहुत टाइप होते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं मोशंस, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। मोशंस फॉर रिडक्शन टू वेरियस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ कट मोशंस। कट करना है ना आपको, किसी भी पॉलिसी से आप खुश नहीं हो तो कट मोशन मूव कर देते हैं। सीकिंग टू रिड्यूस दी सम्स, पैसा जो मांग रहे हैं, सॉट बाय द गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ इकोनॉमी और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन मैटर्स ऑफ पॉलिसी और जस्ट इन ऑर्डर टू वॉइस ए ग्रीवेंस। कट मोशन इसलिए मूव किए जाते हैं, वैसे वो माने नहीं जाते, अप्रूव नहीं किए जाते हैं, बहुत रेयरली किसी मोशन को अप्रूव किया जाता है। कट मोशन इसलिए अप्रूव, अपोजिशन करेगी मूव, ठीक है, कुछ दिखाने के लिए कि भाई हम आपकी पॉलिसी से राजी नहीं, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट बजट में, अगले साल के बजट में वैक्सीनेशन के लिए कुछ बजट दे, तो कोई खुश नहीं हो कि पहले देना चाहिए था, अब इतने लोग मर गए तो अब दे रहे हैं, तो वो अपना कट मोशन मूव कर दे दिखाने के लिए कि भाई इस डिमांड को 1 रुपए रिड्यूस कर दो। 1 रुपए पे तो रिड्यूस हो नहीं सकती, लेकिन उससे ये पता चल रहा है कि वो बहुत दुखी है, वो ग्रीवेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो पहला होता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर कोई खुश नहीं है किसी पॉलिसी से तो वो एक डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मूव करता है, जिसमें ये डिमांड की जाती है कि जो भी जितना भी पैसा देना है उसको 1 रुपए रिड्यूस, उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर। तो ये 1 रुपए में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता उसके कहने से, लेकिन ये उसका ग्रीवेंस दिखाता है। So a disapproval of policy cut demand seeks the amount of the demand to be reduced to ₹1, representing the disapproval of the policy undermining the demand. Disapprove करने के लिए. However, if a member moves the cut, they have to indicate in precise terms the details of the policy which they want to discuss and should be confined to the specific points mentioned in the cut notice. कट मोशन आपने मूव कर दिया, उसके बाद उस पर डिस्कशन करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी पॉलिसी को आप सेंसर करना चाहते हो। उस पर डिस्कशन होता है, फिर बाद में उसको मोशन को वोट के लिए डाला जाता है, तो वोटिंग होती है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है, तो नहीं किया जाता है एक्सेप्ट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आदिश्वर ऐसा ही होता है, ठीक है। बाकी आप पॉलिटी में थोड़ा पॉलिटी पढ़ो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ पॉलिटी एंड इकोनॉमी आर इंटर रिलेटेड। नहीं होता है पास, इसलिए तो मोशन, ठीक है, मोशन नहीं होगा पास, ये वाला डिसअप्रूवल। आपको सिर्फ ये याद रखना है, यहाँ पे वो बोलता है ₹1। कई बार क्या होता है मैच द फॉलोइंग दे देता है, तो मैच द फॉलोइंग में आपको डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कर देगा, तो उसके यहाँ पे लिख दिया उसने ₹1। बाकी अलग तरह के मोशन हम देखते हैं, तो मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे तो ये आपका पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बजट पढ़ रहे हैं तो थोड़े से हमको कट मोशन पता होने चाहिए। दूसरा होता है इकोनॉमिक कट। इकोनॉमिक कट में कुछ, जैसे मान लो आपको 10 करोड़ मांगे आपने, तो कोई अपोजिशन वाला राजी नहीं है या फिर कोई मेंबर राजी नहीं है, वो बोलेगा 10 करोड़ ज्यादा है, इसको रिड्यूस करके 8 करोड़ कर, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिडक्शन इन द एलोकेशन ऑफ द डिमांड टू ए स्पेसिफिक अमाउंट,
It represents the economy that can be affected. Such a specified amount may either be a lump sum reduction in the demand or omission of reduction of an item in the demand. The notice has to indicate briefly and precisely the particular matter on which a discussion is sought to be raised. तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, पर्टिकुलर क्या है, डिमांड reduced by a specific amount. बस इतना सा याद, पेपर में इससे ज्यादा नहीं पूछे। उसमें वाले में ₹1 में रिड्यूस किया था, वो तो होता ही नहीं कभी। यहाँ पे डिमांड को आपको कुछ कम करने के लिए होता है। और लास्ट होता है टोकन कट, जब कोई बहुत ज्यादा नाराज है, उसको लगता है पॉलिसी खराब है ये, तो वो ₹100 से बोलता है कि रिड्यूस कर दो ₹100 डिमांड में से। अब ₹100 अगर आपने 10 करोड़ मांगे या 100 करोड़ मांगे किसी के लिए, 100 करोड़ में से ₹100 रिड्यूस करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या ऐसा होगा? नहीं। लेकिन वो अपना ग्रीवेंस दिखाने के लिए टोकन कट, तो टोकन कट क्या होता है? ए टोकन कट मोशन इज मूव्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड इज रिड्यूस्ड बाय ₹100। This is to ventilate a specific grievance that is within the sphere of the responsibility of the government of India. अभी मैंने आपको वैक्सीनेशन वाला एग्जांपल दिया था, उसमें आप डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट भी कर सकते हो, टोकन कट भी कर सकते हो। तो ये ज्यादातर कौन करता है? अपोजिशन करती है, लेकिन ये आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई दम है नहीं किसी में भी, लेकिन टाइप्स है कट मोशन के, तो मैंने आपको समझाया। ठीक है, क्लियर? तो दिस आर योर कट मोशंस। नाउ व्हाट इज गुलिटोन? ठीक है, गुलिटोन क्या होता है? ये भी आपको एक तरह का क्या है, ये आपका जब आपका डिस्कशन होता है, देखो समझो आप बात को, जब आपका डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट के पास क्या है, टाइम कम है, आप हर चीज को डिस्कस नहीं कर सकते। जो आपकी डिमांड थी ना, ठीक है, जो डिमांड्स करी अलग अलग मिनिस्ट्री ने, उसकी हर एक चीज डिस्कस नहीं हो सकती। तो ये क्या करते हैं, जितना डिस्कशन होता है उतना तो कर लेते हैं। पहली बात तो आपके पार्लियामेंट में हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, एडजर्न हो जाती है वो, ठीक है, बैठ ही नहीं पाती। ठीक है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको पता है कि टाइम वो ज्यादा दे नहीं पाते डिस्कशन को। जितनी चीजें डिस्कस हो गई उन पे वोटिंग करी जाती है, लेकिन जो चीजें डिस्कस नहीं हुई, जो चीजें डिस्कस नहीं भी हुई, उन पे भी वोटिंग करी जाती है। उसको कहते हैं गुलिटोन। मतलब जो चीजें डिस्कस नहीं हुई उन पे डिस्कशन को कट कर दिया जाता है। जो चीजें डिस्कस नहीं हो सकती उनको बिना डिस्कशन के वोटिंग करा दी जाती है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम। तो जो डिमांड्स आपकी डिस्कस नहीं हो पाती है उन पे डिस्कशन कट करके बिना डिस्कशन करे उसको वोटिंग के लिए डाल दिया जाता है, उसे गुलिटोन कहते हैं। एंड गुलिटोन इज वेरी बैड, सच प्रैक्टिस इज वेरी बैड, क्योंकि आपने बिना डिस्कशन पे उन पे वोटिंग करा दी। डिस्कशन तो होना चाहिए ना भाई, हर चीज पे क्यों पैसा चाहिए, कैसे पैसा चाहिए, कहाँ खर्च करोगे। इसका मतलब वहां पे क्या है, एक तरह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं हुई। तो गिलीटोन का मतलब होता है टू कट। अगर आप देखो तो ये पहले के, इसको गिलीटोन कहते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे ये है टू कट, यहाँ पे आपकी गर्दन फंसा देते थे और इसको कट, यहाँ से ये वर्ड आया है टू कट। पहले के टाइम पे ऐसे ही सजा दी जाती थी। ठीक है, तो टू कट से ये आपका आया है, गिलीटोन यहाँ से आया है। ठीक है, तो गिलीटोन में आपका पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, जो डिस्कशन नहीं होता है उनको। Parliament unfortunately has very limited time for scrutinizing the expenditure demands of all the ministries. नहीं कर पाती है। So once the prescribed period for the discussion on demands for grant is over, the Speaker of Lok Sabha puts all the outstanding demands on grants, whether discussed or not, to the vote of the House. This device is popularly known as bulletin. ठीक है, समझ गए आप इस वर्ड का मतलब? ये आपके पॉलिटी की किताब में भी लिखा हुआ है। वहां पे और भी क्लोजर्स हैं, एक कंगारू क्लोजर भी होता है, ये भी आपको पढ़ लेना आज। कंगारू क्लोजर, क्लोजर बाय अपार्टमेंट, अपार्टमेंट कंपार्टमेंट,
ठीक है, अलग अलग तरह के आप डिवाइड कर देते हो कंपार्टमेंट्स में, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, ठीक है। ये अलग अलग तरह के क्लोजर होते हैं, मतलब कि है ना, जो डिस्कशन होता है उसको खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें एक गुलिटोन हमारे काम का है, तो वो मैंने यहाँ कर दिया, बाकी आप पॉलिटी से पढ़ लेना, कंगारू क्लोजर क्या होता है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या होता है, वहां से पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर। पॉलिटी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो इकोनॉमी में जाएगी। तो ये आपका गुलिटोन, ठीक है। अब आपका व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, किसी को कोई डाउट है? हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैकोबिन क्लब, हाँ बिल्कुल, वहां पे नहीं हर जगह यूज होता था, ठीक है। गुलिटोन आपका बड़ा वही है, ठीक है। ऐसा ही होता है, देखो रिवॉल्यूशन में क्या होता है, रिवॉल्यूशन हम करते हैं, लेकिन एक बार हमारे हाथ में पावर आ गई, ठीक है। जैसे आपका रशिया देख लो, स्टालिन को, उनका क्या था कि हमें पावर इसलिए चाहिए ताकि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट हो सके, गरीबों का राज हो सके। लेकिन बाद में स्टालिन क्या है, जो भी उसको अपोज करता था उसको मरवा देता था। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट बन गया डिक्टेटरशिप ओवर प्रोलेटरिएट। ऐसे फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है, जब पावर आई लोगों के हाथ में, जैकोबिन क्लब वगैरह, तो उनमें वहां पे जो भी उनके अगेंस्ट में होते थे उनको वो गुलिटोन से हटवा देते थे। तो एक बार पावर आने के बाद वो कहते हैं ना कि इफ नॉट अकाउंटेड फॉर, अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इफ नॉट अकाउंटेड फॉर देन पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इफ नॉट अकाउंटेड फॉर, if there is no accountability, then power will corrupt you and absolute power will corrupt you absolutely. That is the fact, no doubt in that. आप एग्जांपल उठा के देख लो, हिटलर को उठा के देख लो, आप मुसोलिनी को उठा के देख लो, आप स्टालिन को उठा के देख लो आप, ठीक है। जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए उनमें यही हुआ है। बाद में अगर कोई एक पर्सन आ गया पावर में, ठीक है, अगर आपकी वो है ना हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप इज वेरी डेंजरस फॉर ए कंट्री, ठीक है। तो वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट क्यों लिया जाता था, ठीक है, पहले ये चीज हम डिस्कस करते हैं, वोट ऑन अकाउंट क्यों लिया जाता है, समझो इस बात। क्या होता है, पहले हमारा जो बजट आता था, ट्वेंटी एट फेब को आता था, या 28 या 29 फेब, बजट आया, फिर उस पर डिस्कशन वगैरह होगा, फिर वो मिनिस्ट्री के पास जाएगा सब कुछ। तो इसको पास होते होते ये कभी भी 31 मार्च तक पास नहीं होता था, एक महीने में तो पास नहीं होगा। और 1 अप्रैल से फिर नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, फिर तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना खर्च करने के लिए। तो गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी, क्योंकि जब तक बजट पास नहीं होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकता। तो क्या होता था, क्योंकि बजट आपका 2 महीने तो लेगा कम से कम, तो बजट आपका मान लो जाके 30 अप्रैल को पास हुआ, या और भी ज्यादा टाइम ले ले, मान लो आपका 31 मई को पास होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, पैसा कहाँ से लाओगे, ये 2 महीने के लिए कहाँ से पैसा लाओगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस क्या करते थे, वोट ऑन अकाउंट पास कराते थे। वोट ऑन अकाउंट क्या करता था, जब तक आपका बजट पास नहीं होता, जब तक आपका बजट पास नहीं होता, उस टाइम के लिए, मतलब 2 से 4 महीने, मान लो 2 से 4 महीने लग जाए एक्स्ट्रा बजट को पास होने, गवर्नमेंट को परमिशन देता था वोट ऑन अकाउंट कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है। कितना, 1/6, 1/6, जो जितना खर्चा होने वाला है उसका 1/6 पार्ट वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सकती है। कौन से टाइम के लिए, इस टाइम के लिए जब तक बजट पास नहीं होता है। ये पहले प्रैक्टिस थी, जब हम बजट कब लाते थे, 28 और 29 फेब को, तो हमें वोट ऑन अकाउंट लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब तक बजट पास नहीं होगा तब तक आप पैसा निकाल नहीं सकते, तो उस टाइम के लिए पैसा कहां से लाओगे, तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर परमिशन देता था। तो जब भी बजट आता था उसके साथ वोट ऑन अकाउंट वाला डॉक्यूमेंट भी पेश किया जाता था।
लेकिन अब क्या कर दिया है हमने, इसको हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हमने क्या कर दिया है, अब हम बजट को लाते हैं 1 फरवरी को और कोशिश करते हैं कि वो कहां तक पास हो जाए, 31 मार्च को। 2 महीने मिल गए ना पास होने के लिए। अगर बजट आपका 31 मार्च को पास हो गया, उसके बाद 1 अप्रैल से आपको परमिशन वैसे ही मिल गई, इसलिए अब वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल गया आपको बजट को पास कराने के। पहले वोट ऑन अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो अब अगर आपका 31 मार्च तक हो गया, पास हो गया, तो फिर क्या जरूरत है वोट ऑन अकाउंट की? 2 महीने बहुत है। थोड़ा सा मिनिस्ट्रीज को भी पता है कि हमें वोट ऑन अकाउंट नहीं लिया तो 2 महीने में पास करना है, तो 2 महीने में पास कर लो, तो वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं है। वोट ऑन अकाउंट लिया जाता था पहले। ठीक है, तो ये है आपका वोट ऑन अकाउंट, क्यों लिया जाता है और कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। ऑफिस जाना है तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क।